वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। करेंसी जमा अनुपात मतलब सीडीआर से अभिप्राय लोगों के पास नकदी के रूप में रखी मुद्रा तथा लोगों की बैंकों में मांग जमाओं के रूप में रखी मुद्रा का अनुपात से है सीडीआर। करेंसी जमा अनुपात या सीडीआर जितना अधिक होगा, तरलता के लिए अधिमान उतना ही अधिक होगा। तरलता का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? करेंसी से, पैसा, नकदी। तो यहाँ करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। करेंसी जमा अनुपात यानी सीडीआर से अभिप्राय लोगों के पास नकदी के रूप में रखी गई मुद्रा तथा लोगों की बैंकों में मांग जमाओं के रूप में रखी गई मुद्रा के अनुपात से है। अब देखिए, करेंसी जमा अनुपात जितना अधिक होगा मतलब सीडीआर जितना अधिक होगा, तरलता मतलब पास रखी नकदी के लिए जो है अधिमान उतना ही अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न हर तरीके से बनाया जा रहा है, हर तरीके से पूछा जा रहा है, ताकि एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा सृजन को प्रभावित करने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर को एक नीति उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा सृजन को कम करने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर को बढ़ाया जाता है। मुद्रा सृजन करने के लिए एसएलआर को बढ़ाया जाता है तथा वाणिज्यिक बैंकों को अधिक साख सृजित करने हेतु एसएलआर को कम किया जाता है। ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक बात क्या बोल रही है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए अधिक साख सृजन करने के लिए क्या हो रहा है? एसएलआर कम हो रहा है। अगर साख सृजन घटेगी तो एसएलआर क्या होगा? बढ़ेगा। अब तीसरा स्टेटमेंट है, वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए, ये चीज़ मैंने 50 बार बताई होगी कम से कम। एसएलआर का निर्धारण या सीआरआर का निर्धारण, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करती है। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इसको बोलते हैं केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो एलिमिनेट करो, तीसरा दूसरा करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट है। अब चूँकि ये तो होगा नहीं, इसका उत्तर ये हो जाएगा। 3 है, उसको हटा दीजिए। तो देखिए, कथन 3 असत्य है, क्योंकि वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर, इसको सांविधिक तरलता अनुपात में लिखा रहता है, या लिख सकते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा नहीं। वाणिज्यिक बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक, एसबीआई, पीएनबी वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो तथा एसएलआर में अंतर को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, सीआरआर से अभिप्राय केवल आरबीआई के पास रखे वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोषों से है, जबकि एसएलआर में 3 घटक शामिल होते हैं। नगद के रूप में रख सकते हैं, सोने के रूप में रख सकते हैं, या प्रतिभूतियों के रूप में, जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास रखना होता है। तो सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, तो प्रत्येक बैंक, प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक अपनी पूंजी का कुछ प्रतिशत हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व रखते हैं। और एसएलआर में क्या करते हैं? वो अपनी पूंजी का कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने पास रिजर्व रखते हैं, और वो हिस्सा हो सकता है नगद मतलब कैश के रूप में हो सकता है, सोने के रूप में हो सकता है, और प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ें ये ऐसा करते हैं बैंक, तो किस चीज़ को हेल्प होती है? आपने सुना होगा कि बैंक दिवालिया हो गया, या वो फर्म दिवालिया हो गई, या बैंक करप्ट हो गई, तो ये चीज़ रख रखी है ना रिजर्व, ये इनको बैंक करप्ट या दिवालिया होने से बचाता है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, सीआरआर की गणना करते हुए अंतर बैंकिंग दावों को बैंकों की कुल जमाओं में शामिल नहीं किया जाता, जबकि एसएलआर की स्थिति में इन्हें शामिल किया जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, सीआरआर की गणना करते हुए अंतर बैंकिंग दावों को बैंकों की कुल जमाओं में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन एसएलआर की स्थिति में इन्हें शामिल किया जाता है। करेक्ट है, दोनों के दोनों सी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अब दोनों करेक्ट है तो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता तो है नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा 2 बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, विधिक आरक्षित अनुपात। विधिक आरक्षित अनुपात एलआरआर के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। देखिए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संबंध में विधिक आरक्षित अनुपात से अभिप्राय या तो नगद आरक्षित अनुपात मतलब सीआरआर, या मतलब कैश रिजर्व रेशियो से हो सकता है, या फिर एसएलआर से हो सकता है, मतलब सांविधिक तरलता अनुपात या वैधानिक तरलता अनुपात से हो सकता है। समझ में आया?
LRR का तात्पर्य CRR या फिर SLR से हो सकता है, उसका अभिप्राय। दूसरा है CRR तथा SLR को LRR के दो प्रकार माना जा सकता है। बिल्कुल माना जा सकता है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संबंध में विधिक आरक्षित अनुपात से अभिप्राय, मतलब LRR से अभिप्राय या तो कैश रिजर्व रेशियो से हो सकता है या फिर SLR से हो सकता है। CRR तथा SLR को LRR के दो प्रकार माना जा सकता है और CRR तथा SLR को विधिक आरक्षित अनुपात मतलब LRR के दो प्रकार माना जा सकता है। ये तो एक ही बात हो गई। चलिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। केंद्रीय बैंक के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहां केंद्रीय बैंक आए या सेंट्रल बैंक आए, आपके माइंड में चलना चाहिए सीधे RBI मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट है भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक एक एजेंट के रूप में सरकार के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। बिल्कुल करता है। केंद्रीय बैंक सरकार को सरकारी प्रतिभूतियों या ट्रेजरी बिलों के बदले ऋण देता है। बिल्कुल देता है। केंद्रीय बैंक समावेशन गृह का कार्य भी करता है, जिसके अंतर्गत यह बैंकों के बीच नगद हस्तांतरण की अवहेलना करता है और नकदी की आवश्यकता को कम करता है। बिल्कुल करता है। सारे के सारे कथन करेक्ट हैं। बैंकर्स ऑफ बैंक है RBI। तो देखिए उपरोक्त सारे के सारे कथन जो है केंद्रीय बैंक के संदर्भ में सही हैं। तो केंद्रीय बैंक एक एजेंट के रूप में सरकार के प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। केंद्रीय बैंक सरकार को प्रतिभूतियों या ट्रेजरी बिलों के बदले ऋण प्रदान करता है। अच्छा, क्रय विक्रय भी करेगा और इनके बदले ऋण प्रदान भी करेगा। केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह की तरह कार्य करता है, जिसके अंतर्गत यह बैंकों के बीच नगद हस्तांतरण की अवहेलना करता है और नकदी की आवश्यकता को कम करता है। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को अधिक या कम करता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में साख पूर्ति पर नियंत्रण करता है केंद्रीय बैंक। ये आप मेंस में भी लिख सकते हो, चाहे UP PCS का हो या UPSC का हो। अगर कोई प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है तो इस ऐसे को तो आपको याद होना चाहिए ना। सेंट्रल बैंक है, RBI है, इसके कार्य क्या क्या हैं 100 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है इस बार। तो पहला स्टेटमेंट है सरकारी खर्च के सरकारी आय से अधिक होने की स्थिति में सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से उधार लेकर घाटे को व्यवस्थित किया जाता है। ये RBI से लिए गए उधार के द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। प्रबंधित तरणशीलता से अभिप्राय घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिमय दर में स्थिरता प्राप्त करने के लिए विदेशी विनिमय के क्रय तथा विक्रय से है। कौन सा इसमें गलत है? देखिए तो दोनों के दोनों करेक्ट लग रहे हैं, तो गलत तो इसमें कोई है नहीं, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर D, कोई भी गलत नहीं है। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। सरकारी व्यय या खर्च के सरकारी आय से, अच्छा, सरकारी खर्चे के सरकारी आय से अधिक होने की स्थिति में सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से उधार लेकर जो घाटा हुआ ना इनका, इस घाटे को व्यवस्थित किया जाता है। यह RBI से लिए गए उधार द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। और प्रबंधित तरणशीलता से अभिप्राय घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिमय दर में स्थिरता प्राप्त करने के लिए विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय से है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है रेपो दर कहलाती है, जबकि जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अपने अधिक कोषों को RBI के पास रखने की अनुमति होती है वह रिवर्स रेपो दर कहलाती है। रिवर्स रेपो दर को रेपो दर से 0.50% अधिक रखने की मानक प्रथा होती है। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट को रेपो रेट से 0.50% कम रखा जाता है, कम, अधिक नहीं रखा जाता। एलिमिनेट करिए सेकंड वाले को, उत्तर है इसका ही। तो कथन दो सही नहीं है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट को रेपो रेट की तुलना में 0.50% कम रखने की मानक प्रथा है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। केंद्रीय बैंक स्थिरता के साथ समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधारणा को ध्यान में रखते हुए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बैंक स्थिरता के साथ समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है।
और ये जो अवधारणा है इसको ध्यान में रखते हुए इन कथनों पर आप विचार करना है आपको। समृद्धि से अभिप्राय सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में निरंतर वृद्धि से है। स्थिरता से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में स्फीतिक तथा अवस्फीतिक जालों को समाप्त होना है। तो पहला स्टेटमेंट है समृद्धि से अभिप्राय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि से, यह करेक्ट है वाला स्टेटमेंट। और स्थिरता से अभिप्राय है अर्थव्यवस्था में स्फीतिक तथा अवस्फीतिक जालों की समाप्ति होना, ये भी करेक्ट है। तो सी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। समृद्धि से अभिप्राय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि से है और स्थिरता से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में स्फीतिक तथा अवस्फीतिक जालों की समाप्ति होना है। तो सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक दोनों ही देश के विदेशी मुद्रा कोष के अभिरक्षक हैं। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वाणिज्यिक बैंक लाभ अधिकतमीकरण पर। देखिए बताया होगा पहली बार भी, केवल केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों का काम नहीं है देश के विदेशी मुद्रा कोष का अभिरक्षक होना। तो देश के विदेशी मुद्रा कोष का अभिरक्षक आरबीआई या कॉमर्शियल बैंक के नहीं है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला करेक्ट है। तो केवल एक है इसका आंसर। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में समृद्धि तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि कॉमर्शियल बैंक लाभ अधिकतमीकरण पर। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि केंद्रीय बैंक, केवल केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा कोष का अभिरक्षक है, वाणिज्यिक बैंक नहीं। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वाणिज्यिक बैंक लाभ अधिकतमीकरण पर। बड़ा क्लिष्ट वर्ड है, मिल रखा है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट है। मौद्रिक नीति के वे उपकरण, ध्यान से सुनिएगा, मौद्रिक नीति के वे उपकरण जिनका संबंध अर्थव्यवस्था की समग्र मुद्रा पूर्ति से है गुणात्मक उपकरण कहलाते हैं, और मौद्रिक नीति के वे उपकरण जिनका संबंध अर्थव्यवस्था के चयनात्मक क्षेत्रों से है मात्रात्मक उपकरण कहलाते हैं। देखिए दोनों के दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि इनको इंटरचेंज करिए तब करेक्ट होंगे। मौद्रिक नीति के वे उपकरण जिनका संबंध अर्थव्यवस्था की समग्र मुद्रा से है उनको कहा जाता है मात्रात्मक उपकरण, और मौद्रिक नीति के वे उपकरण जिनका संबंध अर्थव्यवस्था के चयनात्मक उपकरण क्षेत्रों से है उसको कहा जाता है गुणात्मक उपकरण। बाकी ये तीसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि मात्रात्मक उपकरणों के अंतर्गत नीतिगत दरें, नीतिगत अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं आदि शामिल होती हैं, जबकि गुणात्मक उपकरण चुनिंदा क्षेत्रों में साख के प्रवाह का नियंत्रण वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श देकर करते हैं। तो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है, और करेक्ट ही बताना है। तो बी है इसका आंसर, केवल 3। तो देखिए केवल 3 कथन यहाँ पर करेक्ट है, 1 और 2 गलत हैं, क्योंकि मौद्रिक नीति के वे उपकरण जिनका संबंध अर्थव्यवस्था की समग्र मुद्रा पूर्ति से है मात्रात्मक उपकरण कहलाते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है, गुणात्मक उपकरण। और मौद्रिक नीति के वे उपकरण जिनका संबंध अर्थव्यवस्था के चयनात्मक क्षेत्रों से है गुणात्मक उपकरण कहलाते हैं। तो चयनात्मक क्षेत्र गुणात्मक उपकरण, और समग्र मुद्रा पूर्ति से है वो मात्रात्मक उपकरण। थर्ड वाला करेक्ट है। मात्रात्मक उपकरणों के अंतर्गत नीतिगत दरें, नीतिगत अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं आदि शामिल होती हैं, जबकि गुणात्मक उपकरण चुनिंदा क्षेत्रों में साख के प्रवाह का नियंत्रण वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श देकर करते हैं। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।